पत्थर के ज़माने से एआई तक। मेरी उम्र इस वक्त 3 साल। जब मेरे गांव वालदैन खारियाँ शिफ्ट हुए। ये इस वक्त छोटा सा कस्बा था। अयूब खान के दौर में अमेरिका ने खारियाँ में जदीद तरीन छावनी बनाई थी। हम 1971 में खारियाँ शिफ्ट हुए। छावनी को मुकम्मल हुए 15 साल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं थी। बिजली का काम भी अधूरा था और गैस वहाँ नहीं पहुँची थी। चनाचे छावनी के ज़्यादातर यूनिट्स में लकड़ी का कोयला जलाया जाता है। बिजली की लोड शेडिंग भी होती। चनाचे खारियाँ शहर और छावनी में ललटेन, केरोसिन, ऑयल और गैस पर चलने वाले लैंप जलाए जाते। खाना लकड़ियों और कोयलों पर पकाया जाता। मेरे वालिद ने छावनी में कोयला सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये मुनाफा बख्श कारोबार था और वालिद ने इसमें लाखों रुपए कमाए। इनके पास बड़े बड़े गोदाम थे जिसमें कोयले की बोरियां भरी रहती थी। छावनी से जीपें आती और कोयले की बोरियां लेके चली जाती। सप्लाई के जिम्मेदार एक मैनेजर थे। वो ऑल इन ऑल थे। वो खड़े खड़े लाख 2 लाख रुपए का ऑर्डर दे सकते हो। ये रकम इस ज़माने में 10 करोड़ रुपए के बराबर थी। वो जब आते तो मेरे वालिद और इनके भाई नहा धोकर कपड़े पहनकर यानी तैयार होकर इनसे मिलते थे। एक दिन गोदाम और दुकान की सफाई भी की जाती। इस ज़माने में कोका कोला और पेप्सी का सर से वजूद नहीं था। मशरूबात के नाम पे 3 वैरायटी दस्तियाब थी। अमेरिका से रॉयल क्राउन कोला आता है। ये आरसी कोला के नाम से मशहूर है। पंजाब में इसके गन्ने चूने डिस्ट्रीब्यूटर थे। इनसे भी एडवांस पेमेंट पर आरसी कोला की बोतलें खरीदी जाती। मुल्क में जब कोका कोला और पेप्सी आई तो ये ब्रांड ख़त्म हो गया। दूसरा शेज़वान कंपनी ने नया नया मैंगो जूस लॉन्च किया था। ये भी शीशे की बोतल में आता है और बहुत मज़ेदार होता है। लोग कंपनी की वजह से इसे शेज़ान कहते हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे वालिद मैनेजर साहब को खुश करने के लिए आरसी कोला और शेज़ान रावलपिंडी से मंगवाते हैं। चोरी से बचाने के लिए कोयले की बोरियों में छिपा देते। इसका लोहे का ढक्कन खोलने वाली चाबी जेब में रखे फिरते रहते थे। चाबी इस ज़माने में बाहर से आते लोग मेहमानों को भुगताने के लिए ओपनर बकायदा एक दूसरे से उतार लेते। और तीसरा मशरूब देसी था। वो बंटे वाली बोतल कहलाती थी। आम गरीब आदमी का मशरूब था। ये शीशे की बोतल होती है जिसके मुंह पर शीशे की गोली यानी कच्चा लगा होता। हम इसे बंटा कहते। ये बोतल बर्फ़ की सिलों में रखी जाती थी। हम दुकानदार को एक आना देते। वो बर्फ़ की सिल में से दबी हुई बोतल निकालता। शहादत की उंगली बोतल के मुंह में देकर इसे दबाता। ठा कर की आवाज़ आती और वो बोतल गाह को पकड़ा देते। वो एक बदज़ैका सा मशरूब था, लेकिन लोग ठा की आवाज़ सुनने के लिए इसे ख़रीदते और पीते रहते थे। दुकानदार इसके ज़ायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें नींबू का पानी और काला नमक डाल देते। वो दूध में डालकर दूध सोडा भी बनाया जाए। दूध सोडा इस ज़माने का कॉमन सॉफ्ट ड्रिंक, तो ज़्यादा लोग इसे पीते भी और मेहमानों को भी पिलाते। इस ज़माने में रूह अफ़ज़ा हकीमों को दुकान से मिलता है। ये दवाई समझा जाता है। हकीम मैदे के मरीज़ों को नुस्खे में तजवीज़ करते। लोग मैदे की ख़राबी को अंदर की गर्मी कहते हैं। जाने किस मेहरबान है रूह अफ़ज़ा को सोडे में डाल के दिया, जिसके बाद ये इसका हिस्सा बन गया। यूँ दूध बंटे वाली बोतल, रूह अफ़ज़ा और बर्फ़ चारों कम्बिनेशन बन गया। लोग इसे ख़ातिरदारी के लिए इस्तेमाल करने लगे। हम दर्द को बाद हज़ार रूह अफ़ज़ा को दूध सोडे से अलग करने और नॉर्मल ड्रिंक साबित करने के लिए भारी कंपेन करनी पड़ी। हमारे गांव से आए लिहाजा लस्सी अभी हमारे घर का साथी वालिद ने शहर में भैंसें रखी थी। गाँव से इसकी खिदमत के लिए कमी भी ले आए थे, लिहाजा हमें ताज़ा दूध मिल जाता, जिसके नतीजे में वालिद को शहर आके भी गाँव जैसी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी। वालिद दूध सोडा शरबत को पसंद नहीं करते। चनाचे मुझे बचपन में ये नेमतें नहीं हासिल हो सकता। वो मैनेजर साहब की खिदमत के लिए बोतल का बंदोबस्त ज़रूर करते। ज़माने में फ्रिज नहीं था। शहर में बर्फ़ खाने थे जिनमें बड़ी बड़ी सिलों की शक्ल में बर्फ़ें पड़ी होती। बर्फ़ के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर नेटवर्क होता। बाज़ार में बर्फ़ के थड़े थे। बर्फ़ फरोश बर्फ़ खाने से बर्फ़ ब्लॉक खरीदते। इन्हें खोती रेडी पर रख कर थड़े पर लाते और फिर लंबे सुए से इसके टुकड़े करके बेचते। बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ हथियार भी था। लोग लड़ाई के दौरान इससे लोगों को कत्ल भी करते। ये सुआ भी बहरहाल बर्फ़ के कल्चर के ज़माने के साथ ख़त्म हो गया। मैनेजर साहब जिस दिन हमारी दुकान पे आते, वालिद साहब इस दिन सुबह सवेरे तैयार होकर बैठ जाते। वो लोहे के टब में बर्फ़ डाल के इसमें आरसी कोला और शेज़वान की बोतलें दफन करते और बोतलें और टब की हिफाजत के लिए अपना एक मुलाजिम बैठा। वो बेचारा ज़मीन पर बैठ कर हसरत से टब देखता रहा। मुझे शेज़वान बहुत पसंद है चाचू। मैं टब का तो आप करते जबकि चाबी हमारे साहब जेब में डालकर दाएं बाएं हो जाते। मैं बोतलों की ज़्यारत के लिए टब में हाथ डालकर इन्हें बाहर निकालता। जी भर के इनकी ज़्यारत करता है। दौरान मुझे मना करता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मेरी वालदा को मुझसे बड़ी
हमदर्दी होती। चनाचे वो इस दिन वाले से ज़रूर झगड़ा करती। इनका कहना था आज फिर मेरे बच्चे को तरसाते रहेंगे। वो मच्छर सारी बोतलें पी लेकर वालद चुपचाप घर से निकल जाते। मैनेजर साहब की लंबी और गंदी मूंछें थी। वालद इस निस्बत से इससे मच्छर कहती। वो मच्छर भी कुआं था, बड़ी आसानी से 6-7 बोतलें पी जाता तो हर बोतल के बाद ढकार मारता, जिसके आखिर में लंबी सी ठीस की आवाज़ आती और इसके साथ ही जोकर टब से नई बोतल निकाल लेता और मेरे वालद फौरन अपने हाथ में पकड़ी चाबी से बोतल खोल देते और वो खट खट करके पी जाता। मैं आज मुड़ कर देखता हूँ, सोचता हूँ मैंने सब आखिर इतनी बोतलें पी कैसे जाती। शायद इस ज़माने में शुक्र का मर्द नहीं थे, वो अपने बचपन की कोई महरूमी जरूर करते, पर हाल इस दौर से इन्हें देखता रहा और इसकी खाली बोतलें गिनता रहा। मैं क्यों दूर बैठा रहता, इसकी वजह दिलचस्प। मैनेजर साहब की जेब देखती वालद साहब मुझे अपने मुलाजिम के वाले का और मुझे दोनों हाथों से पकड़कर दूर थड़ पर बैठा दिया जाता। इसका नाम फतेह मोहम्मद था, सब इससे फुट्टू कहते थे। मैनेजर साहब की बोतल बर्बादी को तरह से बार बार कहता रहता था, पुत्तू मैनू छड़ दे, बच्चर आखिरी बोतल पी भी जाएगा। लेकिन हर बार पुत्तू की गिरफ्त मुझे मजबूत और बाज़ का अपने खुदरे और कोयले की मेरे मुंह पे भी रखते तक मेरी आवाज़ मछली तक न पहुँची। मैनेजर साहब बाकमाल है, वो बोतलें चलाते हुए मेरे वालों चाचा की तरफ नहीं देखते। मैनेजर साहब बोतलों के मामले में बहुत हरीस थे। वो बोतल में शही की जंगी करो के दौरान भूल कर किसी को सुलह नहीं मारा। ताहम वाले सभी बोतलें तो टप के किसी कोने खतर में 1-2 बोतलें छुपा देते। मैनेजर साहब आखिर में बर्फ में हाथ फेर कर अच्छी तरह तसल्ली करते, लेकिन 1-2 बोतलें से महफूज हो जाती। लिहाजा चूँ ही वो बाहर निकलते अपनी जीप में बैठते, मैं तीर की तरह टप पे जा गिरता और यक ठंडे पानी में हाथ डालता। पत्तू बेचारा मुझे रोकता ही रह जाता। वाले साहब मैनेजर साहब को रुखसत करने के लिए जीप के पास खड़े होते। बोतल खोलने की चाबी इस वक्त भी इनकी जेब में होती। मैं दिल में दुआ करता, अल्लाह करे मच्छर जल्दी चला जाए। जबकि मच्छर ड्राइवर के साथ बैठकर वाले को कोयले का नया ऑर्डर देता रहा। कैसा मुख्तसर वाले साहब वापस आते, चाबी से शैतान की बोतल खोलते और मुझे देते। मैं सदियों के भूखों की तरह से खट खट पीता और वाले प्यार से कहते अब खोते था पुत्र होता लग जाए। लेकिन इसलिए में मुझे कोई फायरिंग स्क्वाड के सामने भी खड़ा करता तो मुझे परवाह न होती। वाले इस दौरान मुझे प्यार से देखते, जबकि पत्तू मुझे आस्ता आस्ता कहता जे दे गुट मैनू भी दमी मचा ले। जो मैंने इसकी अर्ज सुनी है इस पर मेहरबानी। फिर मैं आखिरी बोतल को ज़बान से छट कर आखिरी कतरे तक पी। मेरी वालदा इस रात मुझे यूँ सुबह देखती, जब तुम बड़े हो जाओगे खुद कमाओगे तो खबरदार जो तुमने अपने बाप को शेजान ला कर दी। मैंने ये बात पल्ले बांधे वाले साहब पूरे दिन की शेजान नहीं पीने दी। इन्हें खुद भी इससे बहुत चिढ़ थी, शायद इन्हें ये देखकर मच्छर में नजर आ जाए। वो पेमेंट के वक्त वालिद को फेरे लगवाता। अब्बा जी ने इसके नखरों और बोतल की फरमाइश से तंग आकर कोयले का कारोबार और खारियाँ दोनों छोड़ दी। मैं वालिद की आखिरी उम्र में नहीं उसी होकर बैठ जाता हंसते हंसते नहीं कि आपको महसूस ये आंसू खुशी के होते या फिर ये फैसला नहीं कर पाया। आरसी को शेजान की खाली बोतलें दुकानदार को वापस की जाती है। ज़माने में दुकानदार खाली बोतलों का ज़रा ज़मानत रखता, बोतल लुटा कर वापस पैसे ले। ये काम पत्तों की जिम्मेदारी वो मुझे भी साथ ले और मरवंडे के चक्करों के साथ चला जाता। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की वीडियो